चूंकि कल है आरबीआई की पॉलिसी, तो आरबीआई की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए 3 सेक्टर से 3-3, 4-4 शेयर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है पीएसयू बैंक, एक है ऑटो और एक है रियल्टी, और ये ब्याज दरों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली कंपनियां हैं। तो पहले जो है, हालांकि ब्याज दरों से बाकी बैंक भी प्रभावित होंगे, लेकिन पीएसयू बैंक पे इसलिए क्योंकि सवाल, और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर जो है अगला ट्रिगर होना चाहिए चलने का। अगर चलना होगा तो इन लोगों को अब चलना चाहिए। आपकी टिप्पणी जो है एक एक करके जो है जानना चाहेंगे पहले पीएसयू बैंक को लेकर के। 2 शेयर पहले देखिए सर, 2-3 शेयर पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई, इन 3 शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा अभी 252 के आसपास चल रहा है। एसबीआई की अगर बात करें तो भी यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इन पीएसयू बैंकों को लेकर के? देखिए, पीएसयू बैंक को लेके मैं ओवरऑल पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि देखिए अभी चला नहीं है जितना डिफेंस, रेल और पावर सेक्टर रिसेंटली चला है, उतना चला नहीं है अभी पीएसयू। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। लेकिन मेरा क्या है ना विपुल जी, एक चीज फ्रेश बाई करने के लिए मैं हमेशा थोड़ा बाई ऑन डीप मैं करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा डरता हूँ मार्केट से। मुझे लगता है कि ऐसा कोई जगह पे मैं बाई ना कर दूं जहां पे मेरा रिस्क रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए पीएनबी अभी 108 109 के आसपास चल रहे हैं, सिंपली क्लियर कट। यहाँ पे चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है इजीली ना बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 125 से लेके 130 का भाव आना चाहिए। जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 98 रहेगा आपका फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस। पीएनबी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जिस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने घुमा है, बॉटम बनाया और ऑलमोस्ट 100 के ऊपर अभी सस्टेन भी कर रहा है। फ्रेश बाय देखिए 2 चीज है यहाँ पे, तो शॉर्ट टर्म, एक तो है लॉन्ग टर्म। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं शॉर्ट टर्म का ट्रेडर हूं तो फिर आप करंट जोन से बाय करके जा सकते हो। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, अगर एक डीप मिले नेक्स्ट 15-20 दिन में तो फिर मैं बाई करूंगा, ये आपके ऊपर है। क्योंकि विपुल जी ये ना कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ऐसे डिस्कशन करते हैं कि अभी बाई कर, बहुत सारे लोग अभी बाई करके बोलते कि भागा क्यों नहीं, आज कल क्यों नहीं चला। तो दैट इज वाई यू नीड टू वेरी क्लियर अबाउट दैट वन थिंग कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आप 2-4 5 महीने के लिए ले रहे हो तो आपका रिस्क रेशियो जो है, मार्केट चल चुका है, थोड़ा बहुत डीप में आप लीजिए। हो सकता है कि आज भी चल जाए, कल भी चल जाए, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है पीएनबी का। अभी देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अभी 251 के आसपास चल रहा है, 251 है। और मुझे लगता है एक टॉप बनाया रिसेंटली 260 के आसपास, थोड़ा डीप मिल सकता है इसमें। 244 240 के आसपास अगर मिले तो आप बाई करके चलिए। यहाँ पे मंथली बेसिस पे डेटा बहुत ही स्ट्रांग है, एंड इनफैक्ट मंथली जो बॉटम भी बनाया ऑलमोस्ट 230 225 के आसपास स्ट्रांग एक सपोर्ट है। तो मुझे नहीं लगता विपुल जी इसके नीचे जाना चाहिए। सेकेंड आपने बताया कैनरा बैंक, राइट? कैनरा बैंक, जी बिल्कुल। औसम चार्ट है और फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है आप ये जो काउंटर है ना, इसको फ्रेश बाय करके जा सकते हो। बहुत जल्दी आपको एक बार 125 और 126 का टारगेट, ये जो लेवल है, ये आते हुए दिखेंगे। फिलहाल इसका एक रेसिस्टेंस है 128 130 के आसपास। अगर एक हफ्ता भी 130 के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, उस केस में इसका जो 52 एक ऑल टाइम हाई है आते हुए दिखेंगे। फिलहाल मैं तीनों बैंक पे पॉजिटिव हूं, लेकिन रिस्क जो रिवार्ड रेशियो है करंट जोन से बाय करने में थोड़ा दूर हो रहा है, तो इसीलिए आप देख के एक बार बाय कीजिए। देख के एक बार बाय करें। यहाँ पर जो है लेवल्स आपको बता दिए गए हैं, तो जहाँ पर आपको नीचे आने को मौका मिल रहा है वहाँ पे देखिए। एसबीआई पे कुछ बताया क्या सर आपने? एक बार जरा एसबीआई भी देख लीजिए। सर एसबीआई का चार्ट मुझे एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट देखेंगे पीएसयू में नंबर 1 कंपनी है, सो नो डाउट। देखिए रिसेंटली 800 के नीचे आ गया था, अभी 800 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो जोन है ना 780 770, यहाँ पे बहुत एक तगड़ा वाला सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होगा। अगर बैंक निफ्टी कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होता है बैंक निफ्टी के साथ, मार्केट के साथ, अगर यहाँ से 2000-3000 पॉइंट नीचे नहीं आता है, उस केस में तो मुझे नहीं लगता कि एसबीआई के साथ कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक पैराबोलिक पैटर्न बनाया, इंटरेस्टिंग पैटर्न। जहां पे बॉटम बनाया था वहां पे ही ऑलमोस्ट जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है उसका बेस हुआ। तो जैसे ही मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है, उसके हायर जो मोरूबुजू कैंडल होता है ना, उसके बाद रैली आता है। तो फ्रेश अभी एसबीआई में वही सीन चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 850 870 आपको 1 से 1.5 महीना टाइम देना पड़ेगा, आते हुए दिखेंगे। इस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा फाइनल 750 के नीचे जाता है ना, तभी जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको आप एग्जिट करने के बारे में सोचिए। फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल टाइम्स हाई भी आपको आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग है, पीएसयू चला नहीं है, तो हाई पॉसिबिलिटीज है पीएसयू चलेगा, और अगर चलता है उस केस में एसबीआई वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर बन सकता है।
ठीक। एक दो छोटी छोटी टिप्पणियां जिन पे काफ़ी सवाल हमारे पास रहते हैं। एक तो है पंजाब एंड सिंध बैंक, छोटा बैंक है लेकिन हायर लेवल पे लोग यहाँ काफ़ी फंसे हुए, काफ़ी सवाल हमारे पास आते हैं। और दूसरा है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के बजाय अगर हम चलिए इंडियन बैंक पे ही बता दीजिए। मैं हालांकि चाह रहा था मैं बैंक ऑफ इंडिया पे आप बता दीजिए। बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा मतलब छोटे टिकट साइज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये दो पे अभी क्या लेवल्स एंट्री के लिए सही रहेंगे और कहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें एग्जिट करना चाहिए? देखिए, बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली अभी 124 के आसपास चल रहा है, तो मेरे ख्याल से जिनके पास है बने रहिए। 108 107 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये ब्रेक होगा। और अभी इसका जो टारगेट होगा नेक्स्ट 140 से लेके 150 के आसपास होना चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 102 में। जी। मुझे लगता है 102 103 ब्रेक नहीं करेगा। और स्पेशली पंजाब एंड सिंध बैंक, देखिए इसका चार्ट स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे कि अदर्स बैंक पे हमने बात किया, अदर्स स्टॉक अभी ट्रेंडिंग में है, पॉजिटिव में है, फॉर्मेशन हो चुका है, बॉटम बन चुका है। लेकिन पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ ऐसा नहीं है, इसका चार्ट खराब है। लगातार एवरी वीक अपना जो लास्ट प्रीवियस वीक का जो लो है उसके नीचे जाके क्लोज दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो सपोर्ट है ना वो ब्रेक होते दिख रहा है। सो मेरे ख्याल से इसमें आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आपको फ्रेश एंट्री भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी है आपके पास फंसे हुए हो, तो आपका फाइनल एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। यहाँ पे वो रहेगा आपका 27 पे आप एक बार फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। फ्रेश एंट्री नहीं करना है इस बैंक के साथ, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर खराब है। ठीक, तो ये बात यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के निकल के आ रही है। और यहाँ पर जो है पंजाब एंड सिंध बैंक का लेवल बताया क्या सर आपने? हाँ बताया। हाँ चलिए ठीक है। मैं थोड़ा सा असल में खो गया था। अभी जो है करीब करीब 950 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, तो अपने दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा और आप लोग अगर जोर लगाएं तो इसी कार्यक्रम में जो है हम 1000 के नंबर्स को क्रॉस कर जाएं। तो जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ हो सकता है व्हाट्सएप पे लगाइए और संख्या बल को लगातार बढ़ाते रहिए। हम लोग अच्छे अच्छे ट्रेड आपके लिए लगातार ढूंढ रहे हैं। इन सब के बीच में आप देखिए, चलिए बैंक से बाहर निकलते हैं। बहुत सारे शेयर हैं लेकिन थोड़ा सा बैंक से बाहर निकलना पड़ेगा हमें। बैंक ऑफ बड़ौदा पे जो लोग राहुल राज जी सवाल पूछ रहे हैं, राहुल जी अभी बात हुई है तो मुझे लगता है कि आपने अगर उत्तर नहीं सुना है तो थोड़ी देर में आपको दोबारा पीछे जा करके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए बैंक से बाहर निकल करके जरा ऑटो का रुख करते हैं और सबसे पहले टाटा मोटर्स पे ही बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट रहता है। 707 के आसपास अभी फिलहाल चलता हुआ। सर कैसे देख रहे हैं सर अभी टाटा मोटर्स को करंट लेवल पे? सर एक स्टॉक में ब्रेकआउट आया पहले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल मैं एक्चुअली बात करते करते मेरा चार्ट में आया था 210 के आसपास, लेकिन अभी भाग चुका है। भारत वायर कंपनी का नाम है, भारत वायर। सो बेसिकली इसमें एक ब्रेकआउट आया है, 216 के आसपास चल रहा है। फिलहाल मेरा आइडेंटिफाई हुआ था 210 में, बात करते करते मैं देखा नहीं 216 हो गया कब, लेकिन ये नीचे भी नहीं आ रहा है। इसका एक पॉजिटिव फैक्टर ये कि लास्ट 184 से लगातार अपना जो 15 मिनट का कैंडल है ये ब्रेक नहीं कर रहा है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है और वॉल्यूम जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मुझे लगता है एक बार आपको 224 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए और बहुत जल्दी आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेश बाय करने का सलाह रहेगा। इस केस में मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा 205 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और मेरे ख्याल से यहाँ पे टारगेट 226 आना चाहिए। और अगर आप मिनिमम 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन देते हो तो इस केस में आपको एक बार 235 से 240 का भी भाव आते हुए दिखेंगे। लेकिन 2-3 दिन के लिए, मुझे लगता है 1-2 दिन के लिए 224 मेरा टारगेट रहेगा। 224 और 226 सर? यस। चलिए 224, 224, 226। तो आज का ये पहला ट्रेड नज़र बना करके चलिए। 216 पे चलता हुआ भारत वायर रोप्स 216.25, 216.44 ये लेवल देखने को मिल रहा है। शानदार मूव जो है देखने को मिल रहा है, करीब करीब 13% ऊपर इंट्राडे, नए इंट्राडे हाइज यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर नज़र बना करके चलिए। यहाँ से अभी भी 10 रुपये ऊपर, 12 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 102 दिन के लिए यहाँ पर का नज़रिया यहाँ पर देखने को के साथ आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई नज़र बना करके चले। यहाँ पर भारत वायर पे यहाँ पर ये राय निकल के आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे टाटा मोटर्स को लेकर के। जी सर, टाटा मोटर्स।
देखिए टाटा मोटर्स का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, फंडामेंटल कंपनी नो डाउट बहुत बढ़िया है। विपुल जी कल भी हमने बात किया था, मैंने बताया था कि जो टाटा मोटर्स अपना ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई से नियर वो 50% नीचे आ गया था। तो 50% नीचे आने के बाद वहां से एक फॉर्मेशन बनाया, बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। रिसेंटली क्या हुआ, ऑलमोस्ट जो टॉप बनाया ऑलमोस्ट 743 से 750 के आसपास, तो 750 के आसपास टॉप बनाने के बाद अभी फिर से नीचे आ रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि एक तरफा चलते रहे, तो इसीलिए मार्केट में कभी कभी बाइंग सेलिंग आता रहता है। तो देखिए टाटा मोटर के साथ सीन यही है कि इसका ट्रेंड अभी खराब है, इसको आपको लेके चलना है। लेकिन 706 706 710 के आसपास नहीं, कल भी मैंने बताया 710 था, मैंने बताया सेम थिंग 680 670। मुझे लगता है आपको 690 तो मिलेंगे ही। यहाँ से फ्रेश 20-30 पॉइंट अगर नीचे आता है टाटा मोटर्स, आप बाई ऑन डिप कीजिए, आप होल्ड कीजिए टाटा मोटर्स को। यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। फंडामेंटल स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, 2,60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 28,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया, मतलब अमेजिंग। ऐसा 28,000 करोड़ नीट प्रॉफिट है कंपनी के पास, तो बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बने रहिए, एक दो दिन 4 दिन में रैली नहीं आएगा, क्योंकि एफएनओ में लिस्टेड है, वेटेज है कंपनी के अंदर। आप बने रहिए, नेक्स्ट 6 से 8 महीने में भी मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक बार 850-900 का भाव मिलेंगे, और एक बार 2 साल मैक्सिमम वेट करके जाते हो तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई टाटा मोटर्स को लेकर के सर एक 4 व्हीलर के बाद एक फटाफट एक 2 व्हीलर लेकर के आते हैं टीवीएस मोटर्स। यहाँ पर भी नंबर्स अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन पिछले 1 महीने में थोड़ी सुस्ती आती हुई दिखाई दी है टीवीएस मोटर्स के अंदर। 2748 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या यहाँ पर कोई खरीदारी करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नो डाउट सर, कंपनी स्ट्रक्चर तो बढ़िया है, लेकिन अभी देखिए कंपेयर टू, अभी जैसे कि हमने टाटा मोटर्स का बात बोला, वहां पे मैंने बोला 28,000 करोड़ का प्रॉफिट, तो इनका प्रॉफिट पोस्ट है ओनली फॉर 2,300 करोड़ के आसपास। तो आप ही सोच लीजिए, किसी का 2,300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, किसी का 28,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। सो वो तो बात सही है कि ऑल टाइम प्रॉफिटेबिलिटी को हम फॉलो नहीं करते। देखिए स्ट्रक्चर जो है 2,740 के आसपास अभी चल रहा है, स्ट्रक्चर थोड़ा स्लो है, अभी इतना रैली नहीं होगा, और थोड़ा डाउन ट्रेंड भी मूवमेंट अभी किया है। तो मुझे लगता है 1-2 हफ्ता 4 हफ्ता भी चलेगा नहीं, इसका मैकडी भी थोड़ा नेगेटिव है। सो एक टाइम करेक्शन इसको चाहिए। तो एक बार आपको यहाँ पे बने रहने का सलाह होगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2650 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लेकिन इतना तेजी यहाँ पे जल्दी आपको नहीं दिखेगा, और अगर आपको बाय करना है, आपको बाय करना है 2670 से लेके 2680 के आसपास, उस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2650। अब बने रहिए, और मुझे लगता है थोड़ा धीरे चलता है लेकिन चलेगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर खराब नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम 1 दिन 5 दिन 1-2 हफ्ते के लिए थोड़ा बहुत खराब हुआ है। ठीक सर, चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक अब कमर्शियल व्हीकल का अशोक लेलैंड फटाफट लेकर के आते हैं। अशोक लेलैंड देखिए सर, यहाँ पे कोई गुंजाइश है क्या? आधे % के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही, 234 के आसपास चलता हुआ 1 महीने में 4.5% चला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अशोक लेलैंड को लेकर के? देखिए फंडामेंटल स्ट्रक्चर ठीक ठाक है विपुल जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है देखिए रिसेंटली चल चुका है बहुत, ऑलमोस्ट 245 के आसपास हाई लगाया था, वहां से नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है एक बार 225 तक नीचे आ सकता है, अभी 233 के आसपास चल रहा है। 225 220 एक बार एक बेस है, वहां तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है बने रहिए। और देखिए जो भी ऑटो सेक्टर्स को लेके हम बात करें, यहाँ पे आप ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि नेक्स्ट 1 महीने में यहाँ पे कुछ धमाका होने वाला, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल चीजें क्वार्टर टू क्वार्टर जैसे कंपनी रिजल्ट पेश करते जाएंगे, वैसे ही कंपनी थोड़ा धीरे धीरे चलता है। लेकिन सर अशोक लेलैंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए, और मुझे लगता है एक बार 220 225 आना चाहिए। वहां पे अगर आता है तो इस केस में मैं बाई करना भी पसंद करूंगा। और एक बॉटम बना दिया है ऑलरेडी 196 के आसपास, 200 के आसपास, तो उसके बाद अभी 240 हुआ था, तो थोड़ा बहुत करेक्शन अभी पेंडिंग है, रिसेंटली चल चुका है, तो इसलिए नीचे आ रहा है। घबराने वाला कोई बात यहाँ पे है नहीं, जिनके पास है बने रहिए। ठीक, जैसे हमारे एक दर्शक है 249 पे विष्णु जी ने लिया हुआ है, वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए ना सर? उनको होल्ड करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 200। मुझे लगता है अगर 50 रुपया अगर आप यहाँ पे रिस्क लेके चलते हो, अगर आपका क्वांटिटी आपने मैनेजमेंट सही से किया है, तो नेक्स्ट आपको इस काउंटर जो है जब ऑटो सेक्टर चलेंगे, यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे, क्योंकि अशोक लेलैंड का फंडामेंटल स्ट्रक्चर टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। 248 245 के आसपास टॉप बनाया, अभी 220 तक मैक्सिमम नीचे आ सकता है। मुझे नहीं लगता 210 के नीचे भी अभी आएगा। फिलहाल आप एक बार फिर से मतलब सोच लीजिए कि हमारा जो व्यू है गलत ही हो जाए, मैक्सिमम 200 के नीचे तो बिल्कुल नहीं आने वाला। अगर आता है तो उसके इसमें स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा इसका। तो इसीलिए आपको फाइनल स्टॉप लॉस मैंने वही बोला, 200 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ। 220 आने के बाद फिर से रैली हो जाएगा ऊपर। ठीक,
ये रहा यहाँ पर अशोक लेलैंड पे निकल के आ रही 3 शेयर सर फटाफट, क्योंकि उसके बाद अभी हमको रियल एस्टेट पर भी बातचीत करनी है। तो सर यहाँ पर जो है 3 कंपनियाँ जो हमने आइडेंटिफाई की, एक तो है M&M जिसमें कि ईवी की अभी इन्होंने लॉन्च की है, ईवी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी योजनाएं चल रही हैं। दूसरा जिसमें हुंडई जिसकी की पिटाई हुई थी आईपीओ के बाद, अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए, आईपीओ में भी बहुत लोग फंसे हुए अभी तक निकले नहीं है। तीसरी कंपनी है मारुति। M&M से शुरू करना चाहेंगे सर। ओके तो बेसिकली सर महिंद्रा महिंद्रा के बारे में देखिए मैं पॉजिटिव ही हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3,000 के ऊपर ही चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है। एंटायर ऑटो सेक्टर में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है प्राइस एक्शंस में, क्योंकि प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत आप हो गया था रिसेंटली। एक मल्टीपल रेसिस्टेंस है इसमें, मल्टीपल रेसिस्टेंस है 3,080 3,100 के आसपास, तो इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो ही जाके फ्रेश मोमेंटम होगा। और मुझे एंटायर जो अभी तक हमने बात बोला सर, मुझे लगता है कि अभी फ्रेश ब्रेकआउट जोन में नहीं है और थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन अभी आ रहा है, क्योंकि लास्ट वीक भी गिरा था, उससे पहले वीक भी गिरा था, अभी भी ट्रेंड खराब है। तो हो सकता है और 1-2 हफ्ता और 2-5 दिन ट्रेडिंग सेशन में नीचे आए। तो महिंद्रा महिंद्रा मुझे अच्छा लगता है, चार्ट में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। जिनके पास है आप फ्रेश यहाँ पे बने रहिए और फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। 3,000 के आसपास, अभी 3,015 के आसपास चल रहा है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2930, मैक्सिमम इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इस केस में अब मेरा टारगेट होगा 3250 और यहाँ पे एक बार ऑल टाइम हाई यहाँ पे आते हुए आपको दिखेंगे, तो बने रहने का सलाह रहेगा इसमें सर। जी, ये बात M&M पे निकल के आई है। मारुति देखिए सर, मारुति और हुंडई दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले जरा मारुति देख लीजिए एक बार के लिए। यहाँ पे अगर हम नज़र डालें तो थोड़ी सुस्ती जरूर रही है सबके नंबर्स को लेकर के, जो मंथली नंबर आ रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में रिकवरी आ सकती है? अभी कैसे देख रहे हैं आप मारुति को सर? सर कुछ दिन पहले ना मारुति ऑलमोस्ट जब टॉप बना रहा था 13,400 के आसपास, तो मैंने एक कमेंट किया था इसमें, तो मैंने 12,800 था उस टाइम पे, मैंने बोला था भाई 12,000 या तो 11,800 के आसपास आएंगे उस टाइम पे मैं बाय करूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि 12,000 आएगा क्या? मैंने बोला देखिए अभी 12,000 के आसपास आ चुका है। क्या होता है ना, हमेशा नहीं चलता है, यही स्टॉक मार्केट का एक नेचर है। और एंटायर ऑटो सेक्टर्स में स्टॉक लाइक मारुति एक डिक्लाइन आता ही रहता है, कंसोलिडेशन चलता है। तो यहाँ पे देखिए मुझे लगता है अच्छा वैल्यूएशंस के आसपास है, मैक्सिमम 11,800 यहाँ तक आ सकता है। प्रॉब्लम सर कुछ है ही नहीं, मारुति वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है। इनफैक्ट सर बहुत टाइम से ना मारुति चल नहीं रहा था, आप देखेंगे इसका इंटरेस्टिंग जो चार्ट पैटर्न है, मतलब 2014 के बाद जो रैली आया इसमें, मतलब वहां से ही स्पेशली मूवमेंट होने लगा, लेकिन उससे पहले बहुत मतलब कंसोलिडेशन में था, सालों साल परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो मेरे ख्याल से अभी देखिए अब 13,400-500 के आसपास एक हाई है, 12,000 के आसपास चल रहा है, मैक्सिमम 11,800 11,700 आप मान के चलिए। मैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग मेरा बेट है नहीं, तो आप बाय कीजिए 11,800 के 11,700 के आसपास। उसके इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस आएगा 11,200। अच्छा वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन के साथ हो रहा है आपका बाइंग, और उसके इसमें टारगेट रहेगा मेरा 12,500, सेकंड टारगेट रहेगा जो ऑल टाइम हाई है, और उसके ऊपर जाते हुए सर आपको दिखेंगे। ठीक सर, लास्ट काउंटर सर ऑटो क्षेत्र से हुंडई, और उसके बाद से फिर रियल्टी पे फटाफट बात करेंगे सर। हुंडई में एक्चुअली जब आईपीओ आया था वहां से ही मैं नेगेटिव हूँ हुंडई में, एंड सर ओनली फॉर एक कंपनी हुंडई जहां पे मैं नेगेटिव हूँ, क्योंकि देखिए इनका वैल्यूएशन मुझे सही नहीं लगता है। आप देखेंगे इंडिया में जितने बड़े बड़े आईपीओ आया है, चाहे वो पेटीएम देख लीजिए, चाहे वो एलआईसी देख लीजिए, चाहे एलआईसी बाद में सही हुआ, लेकिन हुंडई के आईपीओ के टाइम पे भी, हाँ देखिए आईपीओ के बाद अभी भी रिटर्न नहीं हुआ। तो जैसे ही ऐसे काउंटर्स को मैं बताता हूँ, एक पीछे लॉजिक रहता है मेरा, मैं ज्यादा प्राइस एक्शन से ज्यादा मैं साइकोलॉजी में बिलीव करता हूँ। साइकोलॉजी यही है, जब आईपीओ हुआ था उससे बाद अभी भी रिटर्न नहीं जनरेट किया। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन 1950 1950 इसके ऊपर जाके एक वीकली क्लोजिंग देगा, सस्टेन करेंगे, उसके बाद जाके मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। नहीं तो अभी मैं एंट्री करूंगा 2-4 महीना यहाँ पे बैठे रहने वाला इंसान मैं नहीं हूँ। तो फिर आप एक बार इसमें अगर आपके पास होल्डिंग है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ, मुझे लगता है 1720 1720 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, बने रहिए। फ्रेश बाय करने का सलाह इस काउंटर में नहीं होगा। 1950 इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देगा तो फिर जाके आपको यहाँ पे रैली आते हुए दिखेंगे। जी सर, एक रह गया और हमारी टीम कह रही है कि आयशर मोटर्स नहीं डिस्कस हुआ। एक बार आयशर मोटर्स पे देखिए सर, यहाँ कुछ गुंजाइश लग रही है क्या? बहुत लोग बुलेट के शौकीन हैं हमारी पीसीआर की टीम में, तो वो चाह रहे हैं थोड़ा सा जो है आयशर मोटर्स पे थोड़ी सी बात हो जाए।
सर आयशर मोटर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर खराब हुआ है लास्ट स्पेशली 7 से 8 हफ्ता स्ट्रक्चर खराब हुआ है। जो स्ट्रक्चर खराब हुआ है इसका फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ। तो अगर स्ट्रक्चर खराब होता है और फॉर्मेशन नहीं होता है ना, उस केस में आपको 3 से 4 हफ्ता और वेट करना पड़ता है। और मुझे लगता है एक बार इसका और जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता नहीं है कि 5,000 के नीचे जाना चाहिए। एंटायर ऑटो में थोड़ा करेक्शंस चल रहा है और मुझे लगता है ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सर बहुत ही बढ़िया टाइम में हो रहा है, क्योंकि करेक्शंस पे अच्छा वैल्यूएशन में मिल रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए, ऐसा टेंशन करने वाला बात कोई है नहीं। नीट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 4,734 करोड़ के आसपास है, मार्केट कैप 1,45,000 करोड़ के आसपास है। तो बने रहने का सलाह होगा। आपको यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। मैं पॉजिटिव हूँ इस काउंटर को लेके भी। जी सर, यही मेरा भी मानना है कि बिल्कुल सही टाइम पे डिस्कशन हो रहा है और आने वाले दिनों में ये चलने वाले हैं। अगर रेट कट होगा, बाकी चीज़ें, अब डिमांड भी दोबारा पिकअप करेगी, तो ये जो है ऑटो सेक्टर पे सबकी निगाहें हैं, ये चलना चाहिए। चलिए फटाफट रियल्टी पे नजर डालते हैं सर जरा। रियल्टी पे बहुत सारे कहाँ से शुरू करें? गोदरेज प्रॉपर्टी से शुरू कर लेते हैं सर। गोदरेज प्रॉपर्टी पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और लास्ट में सर कुछ एक कंपनियां दिमाग में रखिएगा जो इन तीनों सेक्टर्स में आपको पसंदीदा कंपनियों में से जो अच्छी लग रही हैं आपकी। अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं 1% के आसपास की मजबूती, 2283 के आसपास चल रहा है। रियल्टी शेयरों में बीते कुछ दिनों में मोमेंटम आया है अलग अलग शेयरों में, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी गोदरेज पे सर? देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी मुझे अच्छा लगता है नो डाउट। जब भी मैं दिल्ली में जाता हूँ, मेरा वहाँ पे जीजू का घर है, तो मैं गोदरेज प्रॉपर्टी का जो वहाँ पे बिल्डिंग है गुड़गांव में, मैं वहाँ पे ही रहता हूँ। सो नो डाउट सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए चार्ट बढ़िया स्ट्रक्चर था, ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद फॉर्मेशन अभी हो चुका है, चला नहीं है। तो आपने जो अभी गोदरेज प्रॉपर्टी का सर नाम लिया, मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट चलने वाला है। और एंटायर अभी इतना जो भी रियल एस्टेट कंपनी से चला नहीं है, तो मुझे लगता है चलेगा। फॉर्मेशन अच्छा से हो चुका है। एंड नेक्स्ट मेरा टारगेट, मेरे ख्याल से टारगेट आना चाहिए यहाँ पे मिनिमम 2400 से 2500 का भाव बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट 15 से 20 दिन, 1 महीना मैक्सिमम, मैक्सिमम 1.5 महीना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे। बने रहिए, फ्रेश बाय करके जा सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2150 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहिए इस काउंटर में। ठीक सर, इसके बाद से ले आइए डीएलएफ। डीएलएफ अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सर। डीएलएफ के खास तौर से जो महंगे फ्लैट्स बेचने में सबसे ज़्यादा अग्रणी रही है। अब थोड़ी सी डिमांड कम होती हुई दिखाई दे रही, आपकी टिप्पणी डीएलएफ पे 800 के आसपास कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए डीएलएफ नीचे आने के बाद, फॉर्मेशन के बाद अभी ऊपर आ रहा है। एक यहाँ पे मोरूबोजू जो पैटर्न है, इसके साथ ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बेस हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो एज पर द नेक्स्ट रेसिस्टेंस बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 850 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। नो डाउट सर, इसमें एक टॉप बनाया था ना ऑल टाइम, उसके बाद बहुत सालों तक चला नहीं है। लेकिन लास्ट 2020 के बाद जो रैली है, और ये रैली कंटिन्यू होते दिख रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो मार्केट, प्रीवियस जो मार्केट फॉल था, वो फॉल के बाद भी सर बेसिकली मार्केट ना वो जो इसका रैली है सस्टेन नहीं किया था। फिर से जो अपना टॉप है वो रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री करना चाहिए। और एंटायर मुझे लगता है इसी सेगमेंट पे ओनली फॉर वन स्टॉक डीएलएफ, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप बने रहिए, 850 का टारगेट बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 770 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए ठीक है सर, इसके बाद से जरा लेके आइए ओबेरॉय रियल्टी सर। ओबेरॉय रियल्टी में भी बीच में एक अच्छा मोमेंटम बना था। आज 1% की तेजी है, इंट्राडे हाई के आसपास ही है। अभी एक महीने में 10% चला भी है ये। क्या सलाह रहेगी आपकी ओबेरॉय रियल्टी पे? 1800 के आसपास कैसा लग रहा है सर आपको? सर इस बीच ना एक काउंटर में ब्रेकआउट आया है। बिल्कुल, पहले वही एक जी मिनट सर। से ही है शोभा, ठीक है, शोभा लिमिटेड का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए लगातार जो एक वीकली फॉर्मेशन बना है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है नेक्स्ट यहाँ पे अभी 1569 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक बार आपको 1585 का टारगेट, पहला टारगेट आना चाहिए। अगर 1585 बहुत जल्दी आपको यहाँ पे अचीव होते हुए दिखेंगे। और अगर एक बार 1585 1590 यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन करता है, बहुत जल्दी सर यहाँ पे आपको एक बार 1630 से लेके 1650 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन ये सर 1-2 दिन में नहीं होने वाला। हो सकता है कि आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता टाइम देना पड़े। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना होगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इस केस में 1530 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और आपको इस काउंटर में फ्रेश बाई करने का सलाह रहेगा विद ए टारगेट ऑफ 1585 आज 1-2 दिन के लिए। और अगर 2-4 दिन 1 हफ्ता टाइम देते हो तो आप 1600 के ऊपर 1630 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है इसमें।
ठीक सर, क्या टाइमिंग रही है? रियल्टी पे बात हो रही है, जिक्र लोहा अपने आप ही आपने शोभा लिमिटेड का कर दिया, और ये यहाँ 1585 पहला टारगेट, 1585-90 क्रॉस करेगा, फिर 1630 से 1650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हाँ, ये 1-2 दिन के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, 1 हफ्ते तक। तो नज़र यहाँ पर रखिए आप। एक और रियल्टी काउंटर जिस पे हम लोग बातचीत अभी करते करते जो है निकल के आया है, 1568 के आसपास जो है अभी ट्रेड करता हुआ। तो नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर और शानदार मूव देखने को मिल रहा है शोभा लिमिटेड के अंदर। तो ज़बरदस्त मूव यहाँ पर अभी जो है 1630 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1585 पहला टारगेट यहाँ पर दिया गया है। 1530 का एक स्टॉप लॉस अवश्य लगा ले, ये सलाह है आपके लिए। तो यहाँ पे नज़र रखें। चलिए सर, शोभा पे बात हो गई, गोदरेज ओबेरॉय पे बात कर लेते हैं सर। ओबेरॉय पे आपकी राय, टिप्पणी क्या रहेगी? मुझे लगता है विपुल जी यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट है, जिनके पास है बने रहिए। अगर आप बाई करना चाहते हो तो बाई कीजिए। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। आप यहाँ पे बहुत जल्दी एक बार आपको 1850 को टारगेट आते हुए दिखेंगे। अगर एक बार 1850 1860 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ऑल टाइम हाई जो 2250 2280 के आसपास है वो भी आपको आते हुए दिखेंगे। तो बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो ओवरऑल रियलिटी में विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1720। ठीक सर, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। अच्छा, ये हमारे दर्शक की मन मतलब दिल भरता ही नहीं, कह रहे सर कोई छोटा शेयर बता दीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए सजेस्ट कीजिए, MMTC में बाय कर सकते हैं क्या? प्रीत जी थोड़ा सा वेट कीजिए, इस पर जो है दोपहर 1 बजे भी रहेंगे आज प्रदीप जी, तो आप अपने जो है वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक लोढ़ा ग्रुप देख लीजिए सर, लोढ़ा ग्रुप कैसा लग रहा है? बीच में इन्होंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ बैंगलोर में और कई जगहों पर खरीदने की खबरें आई थी, उसके चलते मोमेंटम बना था। अभी भी 1.5% की मजबूती 1466 के आसपास चल रहा है। मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से है, MACROTECH। मैक्रोटेक डेवलपर्स पे जरा एक नज़र डालिए सर कि कैसे देख रहे हैं आप इसे। 1 महीने में करीब 10% की रैली रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैक्रोटेक पे? सर फ्रेश ब्रेकआउट आया है जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था उसके ऊपर, तो यहाँ पे बने रहने का सलाह होगा। और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें मूव और भी तेजी होने वाला है, और भी तेजी के साथ ऊपर आने वाला है। आपको नेक्स्ट 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन अगर ये मूव कंटिन्यू रहा तो 1495 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। उसके बाद एक बार फिर से आपको 1530 और 1550 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। मैं लास्ट तीनों स्टॉक को लेके बात किया, तीनों में ही पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है बहुत तेजी के साथ यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबिलिटीज है। और विपुल जी, आपका एक ट्रेंड रहा है कि लास्ट अपने पास्ट 1-1.5 महीने से जो भी सेक्टर को लेके आपने बात किया उसके बाद वहाँ पे मूव आया है। तो देखिए मूव ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुका है, तो आई बिलीव कि यहाँ पे भी कुछ धमाका होने वाला है। चलिए सर, हम तो यही चाहेंगे हमारे दर्शकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और धमाके हो यहाँ पर निकल के आते हुए। तो सर हमने बात कर ली, अब जो बहुत सारे शेयर अभी बाकी रह गए, लेकिन ऑटो, रियल्टी और PSU बैंकों पे मोटा मोटा बात हम लोगों ने कर ली, जो शेयर लोगों के पास ज़्यादातर रहते हैं। करीब 18 शेयरों पे हमने अब तक बात की है सर। SBI, PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, TVS मोटर्स, अशोक लेलैंड, मारुति, M&M, हुंडई, आयशर मोटर्स, DLF, गोदरेज, शोभा डेवलपर्स, ओबेरॉय रियल्टी, मैक्रोटेक डेवलपर्स में से 2-3-4 शेयर कोई ऐसे जो आपको लगता है पोर्टफोलियो में रखने लायक है? देखिए, अगर आप ऑटो सेक्टर में मैं बात करूंगा वैल्यूएशन के हिसाब से, टाटा मोटर जो मुझे लगता है 680 से 670 के आसपास लेना चाहिए। शोभा लिमिटेड की देखिए अभी ब्रेकआउट आया है, और मैक्रोटेक में एंटायर जो रियलिटी एंड जो इसमें रियल स्टेट कंपनीज है, इसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। शोभा, DLF, मैक्रोटेक, तीनों कंपनी के साथ मैं जाना चाहूंगा। ओवरऑल का चार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बेसिकली रिसेंटली मैंने आपको कॉल भी दिया था, आई थिंक प्रेस्टीज का, आई डोंट नो आपके चैनल में था या वो मिस हो गया, सॉरी। ये भी चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्रेस्टीज के लेवल बता दीजिए सर प्लीज, तो हमारे दर्शक जो है, और फ्रेश बाइक बनती है क्या यहाँ पर? इसमें भी ब्रेकआउट आया हुआ है। मुझे लगता है एक बार आपको 1650 का लेवल, 1660 का लेवल बहुत ही जल्दी आपको आने वाला है, और विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1580 आपको एक मेंटेन करना है। ठीक, प्रेस्टीज पे ये बात निकल के आती है। तो इन तीनों थीम में से प्रदीप जी को रियल एस्टेट पे ज़्यादा भरोसा है, वो ब्रेकआउट के लिए तैयार है। ऑटो और बैंकों को लेकर के जो लेवल्स बताए गए हैं थोड़ा नीचे आ जाएं, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। जो लेवल्स बताए गए हैं उसका आप ध्यान रखें।